अगर आप मॉक को अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हैं फिर उस मॉक का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप फिर से उन्हीं गलतियों को अगले मॉक में रिपीट करेंगे। और ये गलती मैं भी अपनी तैयारी के टाइम करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन में अपना टाइम ज़्यादा दिए हैं और बिना उस क्वेश्चन के अप्रोच को इम्प्रूव किए आप अगला मॉक देंगे, तो क्वेश्चन उतना ही टाइम फिर से लेगा। मॉक को कैसे एनालाइज करना है आज के सेशन में आपको दिखेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी फॉर एसएससी। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम सीजीएल टीयर 1 ओली बोर्ड लाइव मॉक का एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 का क्यूब क्या होगा? 125। जीरो कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा तो इसको हम कैंसिल करेंगे। 24 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू में क्या 12 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी यहाँ से हमको क्या मिला 144। माइनस में 10 प्लस में क्या 30। इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना होगा 125 144 269 प्लस में 20 कितना होगा 289। क्वेश्चन नंबर 2 को आंसर करने के लिए दो स्टेटमेंट दिया गया है, उन्हीं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आंसर करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इफ द प्रॉफिट अमाउंट अर्नड इज आर एस 100। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ द आइटम अप बाई 30% ऑन द कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ आर एस 170। अब जैसा कि आपको पता है कि सीपी अपने आप में क्या होगा 100% होगा। इसको जब आप 30% इंक्रीज करके मार्क करेंगे तो कितना होगा 130%, और ये हमारा क्या होगा एमपी होगा। डिस्काउंट हम एमपी पे देते हैं, यानी मान लीजिए ये हमारा एमपी है तो इस पे आप D% का डिस्काउंट दिए तो आपको क्या मिलेगा एसपी मिलेगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सीपी पे जो हमारा प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा उतना इंक्रीज या डिक्रीज करके भी हम सेलिंग प्राइस तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए, तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे या नहीं, इसका जवाब मुझे चाहिए। तो आंसर है हाँ, हम आराम से यहाँ से सेलिंग प्राइस बता सकते हैं। एमपी हमारा कितना है 130% एंड सीपी हमारा कितना है 100%। प्रॉफिट अमाउंट का बात करें तो कितना है 100 रुपीज़ एंड डिस्काउंट का बात करें तो कितना है 170 रुपीज़, यानी 30% डिफरेंस का कितना वैल्यू है 270। 100% का अगर हम बात करें तो कितना आएगा हमारे पास 900, यानी सीपी हमको मिल गया 900। 100 का हमको प्रॉफिट इसके ऊपर लेना है तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 1000, यानी पहला स्टेटमेंट सफिशियंट है आंसर करने के लिए। दूसरे स्टेटमेंट का हम बात करें तो क्या बोला है कि प्रॉफिट परसेंट अर्नड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल इज 11:1/9% एंड द टोटल मार्कड अप अमाउंट इज आर एस 270 ऑन द कॉस्ट प्राइस। अब आप मुझे एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है? 11 से ही 1/9%। कॉस्ट प्राइस का अगर हम बात करें, इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा 1/9। अच्छा, प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, यानी सीपी जो हमारा 9 था, सेलिंग हमारा क्या था 10 था। इनके बीच में प्रॉफिट कितने का है 100 का, और यूनिट में अगर आप देखेंगे तो कितने का गैप है 1 यूनिट का। अब 1 यूनिट 100 है तो 9 यूनिट कितना होगा 900 एंड 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। यानी सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने के लिए सिर्फ यहाँ तक हमारा डेटा सफिशिएंट है। अगर आगे नहीं भी दिया रहता तो भी हम सेलिंग प्राइस आसानी से निकाल लेते, लेकिन अगर ये दिया है तो इसको अगर हम वेरीफाई करें कि ये डेटा सही है या नहीं, तो क्या बोला है कि एमपी कितना हो जाएगा 900 से 270 ज़्यादा है, यानी 1170। अब आप देख रहे होंगे कि जब यहाँ आप 170 का डिस्काउंट दे देंगे तो क्या मिल रहा है सेलिंग प्राइस हमको 1000 मिल रहा है और प्रॉफिट हमको कितने का मिल रहा है 100 का। यानी इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि अनिल 2300 रुपये में एक घड़ी खरीदता है, इसे 2700 रुपये में बेचता है, इसे फिर से 2400 रुपये में खरीदता है और इसे 2900 रुपये में वापस बेच देता है। हानि या लाभ की मात्रा हमको बतानी है। यानी अगर टोटल कॉस्ट हम देखें तो जब वो फर्स्ट टाइम घड़ी को खरीदा होगा तो 2300 रुपये लगाया, अगले बार में कितना 2400 लगाया, यानी
2 बार के बिजनेस के लिए ये इसका इन्वेस्टमेंट है, और इसको रिसीव कितना हुआ है 2700 और 2900। दोनों का डिफरेंस का अगर हम बात करें तो यहाँ कितना होगा 4700, और यहाँ क्या होगा हमारा 5600। अंतर कितने का है 900 का, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन में वैसा कुछ नहीं था कि इसको कैलकुलेट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि एक बाइक 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाइक उसी समय में 40 किलोमीटर अधिक तय करती है तो बाइक द्वारा तय की गई मूल दूरी ज्ञात कीजिए। लगने वाला टाइम जो है हमारा दोनों केस में क्या है सेम है, यानी जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होना चाहिए। स्पीड के रेशियो का अगर हम बात करें तो 8 से जब हम काटेंगे तो ये 8 बार में जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा 9 बार में। अगर गैप का हम बात करें तो कितना 1 का गैप है, जबकि ओरिजिनली कितने का है 40 किलोमीटर का। ओरिजिनल हमको बताना है, यानी इस 8 का वैल्यू बताना है, कितना होगा 320 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम बात करें तो क्या बोला है, ए ने 75,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बी 5 महीने के बाद 90,000 रुपए के निवेश के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। 1 साल बाद वे 40,885 रुपए का लाभ कमाते हैं। हमके क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, ए ने 75,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बी 5 महीने के बाद 90,000 रुपए के निवेश के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। 1 साल बाद वे 40,885 रुपए का लाभ कमाते हैं। ए और बी का हिस्सा हमको बताना है। अब अगर ऑप्शन से हम हेल्प लेने का ट्राई करें तो दोनों का ऐड कितना होना चाहिए 40,885। अब ऑप्शन से हमको हेल्प मिलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि 20 65 85, 40 45 85, 50 35 85, यानी हर जगह सम क्या है बराबर है। अब क्वेश्चन को जब हम डील करेंगे तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 15,000 से काट लें तो 5 होगा, और यहाँ क्या होगा 6 होगा। अब 5 यूनिट का इन्वेस्टमेंट कर रहा है 12 महीने के लिए, एंड बी कर रहा है 6 यूनिट का इन्वेस्टमेंट, लेकिन टाइम क्या हो जा रहा है 7 मंथ का। यहाँ से क्या मिला हमको 60 और 42। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 10 और 7। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं 7 का मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। हालांकि आप 10 के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये चारों ऑप्शन का यूनिट डिजिट 0 है, यानी चारों ऑप्शन 10 का मल्टीपल है। 7 से डिवाइड करने का क्या रूल है कि 805 में से हम क्या करेंगे 16 को घटाएंगे, यानी 3 3 का हम पेयर बनाते हैं। यहाँ ये 5 ही डिजिट है तो हम 0 कंसिडर कर लेंगे। 805 में से जब हम 16 घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा हमारा 789, यानी 89 है। तो 700 तो कटता है लेकिन 89 नहीं कटता है, तो इग्नोर करेंगे। 865 में से जब आप 16 घटाएंगे तो क्या होगा हमारे पास 849 होगा, यानी ये नहीं कटेगा। इसका अगर हम बात करें तो 845 में से 16 जब घटाएंगे तो क्या होगा हमारे पास 829। 7 से एक बार में जाएगा, फिर 5 देगा, 59 नहीं कटता है। इसका अगर हम बात करें तो कितना होगा हमारे पास 819। 7 से अगर देखें तो एक बार में जाएगा, फिर 11 बचेगा, फिर एक बार में जाएगा, फिर 49 बचेगा, तो 7 बार में जाएगा, यानी यही क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि आप सिंपली जैसे हम ट्रेडिशनली करते हैं वैसे करते, 40,885 को मल्टीप्लाई करना होता 7/17 से। 17 से हम काटते तो कितना आता 17 दूनी 34, 6 बचा, 17 चौका 68, 0, 17 पचे 85, 24 सत्ते कितना होता है 168, यानी 16,800 तो यहाँ से आ जाता, और 5 सत्ते 35, यानी 16,835 इस केस में भी आता। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं जहां ए इज ग्रेटर देन बी है और उनका एलसीएम क्या है 899 है। ध्यान देने योग्य बात क्या है कि पहला दोनों अभाज्य संख्या है और ए क्या है बी से बड़ा है। अब हम अगर क्वेश्चन पे आए तो क्या बोला है कि बी माइनस ए। अब बी में से जब आप ए घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा निगेटिव आएगा, और 2ab जब आप करेंगे तो क्या होगा 900 गुना 2 1800 में से 2 कम हो जाएगा, यानी 1798 आ रहा है। यानी जो भी हमारा फाइनल आउटकम आएगा वो क्या होगा 1798 से छोटा होगा, यानी इस दो ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब 899 का अगर हम बात करें
अगर 1788 को आप एज्यूम कर रहे हैं तो b माइनस ए क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और 1796 को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो b माइनस ए क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। दोनों क्या, दोनों निगेटिव का होगा, ठीक है। अब 899 को हम क्या लिख सकते हैं, 900 माइनस में 1। अब इसको आप 30 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। यहाँ से हमको नंबर मिल जाएगा क्या, 29 गुना में क्या, 31, ठीक। 29 और 31 का आप गैप देखेंगे तो कितना क्या है, 2 का, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 1796। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए यदि पाई/2 से बड़ा है थीटा और पाई से छोटा है। साइन थीटा का वैल्यू दिया है 1/√2। नॉर्मल केस में हम क्या बोलते हैं, जब साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो थीटा क्या हो जाता है, 45। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप करेंगे तो गलती कर देंगे, ए ऑप्शन तो नहीं हो। क्यों, क्योंकि पाई/2 से बड़ा वैल्यू चाहिए और पाई के बीच में चाहिए, यानी जो भी हमारा वैल्यू होगा वो 90 से कहाँ, 180 के बीच में होना चाहिए। तो ये ऑप्शन का तो कोई सेंस ही नहीं है। हालांकि जल्दबाजी में हम सिली मिस्टेक कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, हमारा साइन थीटा होता है। और इसका मान हमको कितना दिया गया है, 1/√2। यहाँ से हमको दिख गया कि थीटा क्या आना चाहिए, 45 आना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन को भी तो हमको सेटिस्फाई करना है, तो 90 में हमको 45 ऐड करना होगा। कितना आएगा, 135। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, एक संख्या के मान में 30% की वृद्धि और मूल संख्या के मान में 20% की कमी के बीच का अंतर कितना है, 25 का है। अब कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। जब 30% आप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 130। और जब 20% घटा देंगे तो क्या होगा, 80। इन दोनों के गैप का अगर हम बात करें तो कितने का है, 50% का। एंड 50% का वैल्यू हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 25। तो 100% क्या हो जाएगा हमारा, 50। ये तो आसान क्वेश्चन था, सबने सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, 6250 पर 23% ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। यानी हमको क्या कैलकुलेट करना है, 6250 का 92%। अब इसको आप दो तरीके से आंसर मार्क कर सकते हैं, या तो आप 23 का मल्टीपल फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर 92% को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 8%। 100% कितना होगा, 6250। 8% का अगर बात करें तो 625 में जब 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 5000। लेकिन एक जीरो हम यहाँ क्या किए हैं, इग्नोर किए हैं, तो हमारा कितना होगा, 50,000। परसेंटेज नीचे में आके 100 होगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा। यानी 6250 में से 250 अगर चला जाए तो क्या होगा, 6000। और इससे 250 कम कितना होगा, 5750। ये मेंटली आप कैलकुलेट कर सकते थे। 23 के मल्टीपल वाला जो मैं बात बोला था, 575 को हम क्या लिखते हैं, 25 गुने में 23, ठीक है। इनटू में क्या होगा, 10। यानी ये नंबर 23 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:11 है। यानी अगर प्रेजेंट का हम बात करें तो प्रेजेंट में इनका रेशियो क्या है, 7:11। आगे क्या बोला है, 4 साल पहले ए की आयु बी की आयु का 3/5 था। यानी अगर बी का 5 होता तो ए का कितना होता, 3। कब, यहाँ से 4 साल पहले, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ एज का गैप 2 यूनिट है और यहाँ क्या है, 4 है। तो ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि आपके और मेरे एज का गैप आज 10 साल है लेकिन 10 साल बाद वो बढ़ के 20 साल हो जाए, नहीं होगा ना। एज का जो डिफरेंस है वो तो बराबर होना चाहिए। तो अगर हम बराबर इसको कर ले तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा हर जगह। यानी अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 6 से 7 हुआ है और 10 से 11 हुआ है, 1 का इंक्रीज हुआ है। जबकि गैप का हम बात करें तो कितने का गैप है, 4 साल का। यानी 1 यूनिट जब 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमको क्या बताना है, बी का वर्तमान है। तो वो कितना होगा, 11 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारा, 44 साल। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, राजू राम से 30% अधिक कुशल है और श्याम राजू से 40% अधिक कुशल है। कौन कौन है, पहला है हमारा कौन, राजू। दूसरा है हमारा कौन, राम।
एंड अगला हमारा कौन है, श्याम। इन तीनों का बात करें तो राम और राजू के बीच क्या रिलेशन है कि 30% अधिक कुशल है, यानी अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा, 13 होगा। श्याम राजू से 40% अधिक कुशल है, यानी अगर ये 10 होगा तो ये कितना होना चाहिए, 14। अब ये यहाँ 13 है, यहाँ 10 है, तो हमको क्या करना होगा, बराबर करना होगा, यानी यहाँ 13 से मल्टीप्लाई और यहाँ 10 से करना होगा। अब हमको फाइनल रेशियो मिल गया, क्या मिला, 130, 100 और 13 गुना 13 169 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 182। आगे क्या बोला है, उस कार्य को पूरा करने में श्याम द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें यदि वही कार्य राम द्वारा 91 डेज में पूरा किया जाता है। राम का इफिशियंसी का हम बात करें तो कितना है, 100, यानी 100 इंटू 91 हो जाएगा। और यह काम हमको किससे करवाना है, श्याम से, जिसका इफिशियंसी कितना है, 182। आंसर हमारा क्या आएगा, 50 डेज। 91 से क्या है, ये 2 बार में चला जाएगा, एंड 100 को 2 से जब हम भाग करेंगे तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 50। क्वेश्चन नंबर 12 का बात करें तो क्या बोला है, बिक्री में वृद्धि के कारण कार की कीमत में 18% की कमी आई और फिर 48% की वृद्धि हुई। कार की अंतिम कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन बताना है हमको। यानी यहाँ से अगर हम सक्सेसिव लगा दे तो हमको आंसर मिल जाएगा। सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, पहले क्या होगा, 18% का कमी हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, 48% का वृद्धि हो रहा है, फिर इसके अलावा क्या होगा, माइनस में 18 गुने में 48 बट्टे में 100। यहाँ से पूरा कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 18% कमी होने का मतलब है कि वो चीज़ कितने पे आ गया होगा, 82 पे। अब इसका 48% हम बढ़ा दें, यानी क्या बोल सकते हैं, 148% निकाल ले तो यहाँ से भी तो आंसर आएगा। 82 का 148%, 150% का अगर हम बात करें तो कितना होगा, 123। माइनस में हमको घटाना होगा 82 का क्या, 2%, 82 का 2% क्या होगा, 1.64। ठीक, जब आप इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 121 दशमलव में क्या, 36। अब 100% तो इसमें सीपी का पार्ट होगा, यानी अगर हम इसको ब्रेक करें तो क्या होगा, 100%, और प्रॉफिट और लॉस क्या होता है उसके अलावा प्लस या माइनस। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट का पार्ट, यानी आंसर हमारा क्या आया। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि ट्रायंगल XYZ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें y क्या है हमारा, 90 है। तो यानी अगर एक हम ट्रायंगल बनाए तो कुछ ऐसा होगा, y पे क्या है, 90 है, यानी यहाँ x होगा और यहाँ क्या होगा, z होगा। cos x क्या है हमारा, 8/17 है, यानी cos x का बात करें तो ये क्या होगा, 8 और ये क्या होगा, 70। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करके ये कितना आएगा हमारे पास, 15। हमको क्या बताना है, साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस टेन जेड। कॉस वाई को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। अब साइन एक्स का अगर हम बात करें तो क्या होगा हमारे पास, 15/17। और टेन जेड का अगर हम बात करें तो क्या होगा हमारे पास, 8 बट्टे में क्या, 15। यहाँ से क्या आएगा, 225 प्लस 17 अट्ठे क्या होगा, 136। और यहाँ क्या आएगा, 17 गुना 15, 225 प्लस 30, 255। आंसर हमको क्या मिलेगा, 361 बट्टे में क्या, 255। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, एक जार में 50 लीटर पानी है, इसमें से 5 लीटर पानी निकाला जाता है और उतनी ही मात्रा में दूध मिलाया जाता है। उसके बाद 20 लीटर मिश्रण को उतने ही मात्रा में तरल एक्स से बदल दिया जाता है। ठीक, अंतिम मिश्रण में पानी, तरल एक्स और दूध का संबंधित अनुपात हमको बताना है। एक चीज़ आप मुझे बताइए, जब हम तरल एक्स डाले हैं उसके बाद कोई छेड़छाड़ हुआ है, नहीं। तरल एक्स डाले कितना है, 20 लीटर, क्योंकि हमने 20 लीटर मिक्सचर के साथ इसको रिप्लेस किया है, यानी तरल एक्स का वैल्यू 20 तो होना ही चाहिए। अब अगर हम ऑप्शन को एनालाइज करें तो क्या है कि तीनों का योग 50 के बराबर होना चाहिए। 27 प्लस 20 47 प्लस 3 क्या है, 50, यानी ये हो सकता है। यहाँ भी कितना है, 30 प्लस 20 50, ये भी हो सकता है। यहाँ 24 3 27 20 47, तो ये नहीं होगा। 28 25 क्या होगा, 53, ये भी नहीं होगा। अब तरल एक्स कहाँ है, यहाँ मिडिल में, यानी मिडिल का वैल्यू हमको 20 चाहिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए।
बट इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे कि 50 लीटर पानी था, जब इसमें से आप 5 लीटर पानी रिप्लेस करके मिल्क लाए तो क्या होगा 45:5। इसमें से जब आप 20 को रिप्लेस कर रहे हैं तरल एक्स के साथ, तो 20 लीटर जो निकालेंगे वो इसी रेशियो में निकलेगा ना, 9:1 में। यानी 45 में से 18 जाएगा तो कितना होगा 27, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना होना चाहिए 3, और 20 हम ऐड कर रहे हैं तो तरल एक्स, सॉरी एक्स लिखना था मुझे, तरल एक्स को अगर हम लिखें यहाँ तो क्या होगा 20। इसी चीज़ को सफल करके ऑप्शन में दिया गया है और ये हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, एक बेलन और समान त्रिज्या वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः x वर्ग सेंटीमीटर और y वर्ग सेंटीमीटर है। यदि x बराबर है y के तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई a सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई हमको बतानी है। अब बेलन के अगर वक्र पृष्ठ का हम बात करें तो क्या होता है 2πr इंटू एच बराबर है किसके साथ पाई आर एल के साथ। दोनों का रेडियस बराबर है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। एल को क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम ए एज्यूम कर रहे हैं, तो एच क्या होगा हमारा a/2 होगा और यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 साल और 11 साल बाद एक निश्चित राशि पर कुल राशि का अनुपात क्या है 1000 से 1331 हो जाता है, उसी दर पर 3 साल बाद उसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात याद करें। अब 1000 और 1331 दिख के एक चीज़ आपको दिखना चाहिए, यानी रेट जो होगा यहाँ 10% का होगा। 10% होने का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन वैल्यू देगा 1/10 का, यानी अगर हम प्रिंसिपल 1000 एज्यूम कर ले 10 का पावर 3, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा 100 रुपया, यहाँ क्या मिलेगा 100 दूसरे साल के लिए, और तीसरे साल के लिए भी 100 मिलेगा। तो ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है हमारा ऐसा ही होता है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा उसको जब आप इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा CI हो जाएगा। यानी यहाँ इसके ऊपर 10 लगेगा, फिर यहाँ भी 10 लगेगा, फिर यहाँ इसके ऊपर 10 लगेगा, इसके ऊपर 1 लगेगा। अब जब आप सबको एक साथ कंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा CI। अब इस CI में जब इस प्रिंसिपल को भी ऐड करके आप जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अच्छा, यहाँ 1000 से 1331 देख के 10% जो हमने कंक्लूड किया था उसके पीछे का लॉजिक क्या था, आइए उसको समझते हैं। उसके लिए जैसे 8 साल पे मान लीजिए कोई अमाउंट बना, यहाँ हमने स्टार्ट किया है एक प्रिंसिपल देना, उस पर हमको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। 8 साल के बाद यहाँ एक अमाउंट बना A1, ठीक है, और यहाँ 11 ईयर के बाद एक अमाउंट रिसीव हुआ A2। अब CI में आपको पता है कि सक्सेसिवली इंक्रीज होता है, यानी पहले साल अगर यहाँ प्रिंसिपल P है तो अगले साल अगर यहाँ अमाउंट A' होता है तो उसके अगले साल यहाँ अगर A" है तो उसके लिए A जो है एक प्रिंसिपल का काम करता है, यानी इस अमाउंट के ऊपर जो हमने इंटरेस्ट पे किया है उसको ऐड करके ए वाला अमाउंट हमको रिसीव होता है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ क्लियर हुआ होगा। यानी यहाँ 1000 था और यहाँ 1331 था, तो हमने क्या किया है इसको प्रिंसिपल कंसीडर कर लिया है और इसको अमाउंट कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, P और Q मिलकर एक काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q अकेले उस काम को 56 दिन में पूरा करता है। P अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब P प्लस Q का अगर हम बात करें तो कितना टाइम लग रहा है इनको 32 दिन, एंड Q को अकेले कितना टाइम लग रहा है 56 दिन। इसका LCM हम लें तो 8 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 तो आएगा ही, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 4 और यहाँ क्या बच जाएगा 7। ठीक है, इफ़िशियंसी निकाले तो यहाँ क्या आएगा 7 और यहाँ क्या आ जाएगा 4। यानी P के इफ़िशियंसी का हम बात करें तो कितना आ गया 3। टोटल वर्क का अगर हम बात करें तो कितना आएगा हमारे पास 8 सत्ते 56, 56 गुना 4 क्या होगा 200 प्लस 24 यानी 224। इस मैक्स फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 74 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या आएगा 222 प्लस 2 यानी 224/3 है, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अगले ऑप्शन को आप अगर करेंगे सिंप्लीफाई तो क्या होगा 3 दूनी 6 प्लस 1 7, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 4, तो 7 तो संभव ही नहीं है। 3 तिया 9 प्लस 2 11 यानी 1 आ रहा है, नहीं हो सकता है। 3 5 15 और 1 16, 6 आ रहा है, नहीं हो सकता है, यानी एक ही ऑप्शन है। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन को देख के मार्क कर सकते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, 1870 रुपये ए बी और सी के बीच में 5:4:x के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। x का मान ज्ञात करना है। b को प्राप्त राशि कितना है 680 रुपये। b का टर्म वैल्यू कितना है 4, यानी अगर हम एक यूनिट का बात करें तो कितना आया 170। ठीक। अब हम क्या कर रहे होंगे, जब b का हमने 680 कैलकुलेट किया होगा तो कैसे किया होगा कि v का वैल्यू क्या है प्लस a प्लस b प्लस c किए होंगे, इनटू में क्या किए होंगे 1870। ठीक। अब हमको a प्लस बी प्लस c अगर निकालना हो तो हम सीधे क्या करेंगे, 1870 में 170 से भाग दे देंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या आ गया 11 आ गया। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या होगा 2 होगा, और यहीं क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, हमको सिंप्लीफाई करना है। तो 3 दूनी 6 प्लस 1 7, यानी नीचे यहाँ 7 आएगा, ऊपर में क्या 3 से मल्टीप्लाई होगा। 7 एकम 7 और 3 10, यानी ये चीज़ यहाँ 10 बन जाएगा, और यहाँ क्या 7 चला जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 1.4, और 12 हमको पहले से दिया हुआ है, यानी आंसर क्या होगा 13.4। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है कि यदि दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग और केंद्रों के बीच की दूरी बराबर है तो इससे क्या मालूम चलता है कि सर्कल टच कर रहा होगा एक्सटर्नली। कैसे, मान लीजिए ये हमारा सर्कल 1 है और दूसरा हमारा क्या है सर्कल 2 है, इनके बीच का जो रेडियस है उसको जब हम जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस मिल रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है कि एक वृत्त एक ट्रायंगल PQR में अंकित है। मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है PQR, इसके अंदर क्या है एक सर्कल है। ठीक है, अच्छे से नहीं बना, थोड़ा मैं अच्छा बनाने का ट्राई करता हूँ। मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है PQR, इसके इनसाइड क्या है एक सर्कल है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, यहाँ ऐसा होगा। क्या बोला है कि PQ बराबर है किसके PR के, यानी ये दोनों साइड आपस में बराबर है। आगे क्या बोला है P से QR तक लंब C है, यानी P से जब हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ कहीं C पे मिल रहा है, और ये लंब है तो 90 डिग्री एंगल होगा जो वृत्त के केंद्र O से गुजरता है, यानी यहाँ कोई सेंटर होगा O, और वृत्त को M पर काटता है, यानी यहाँ पे काट रहा है कहीं, इसको हम M लिख लेते हैं। आगे क्या बोला है कि PQ बराबर है 40 के, यानी ये टोटल लेंथ है 40। QC का बात करें तो कितना है 25। PM का अगर हम बात करें तो ये कितना है 10। हमको क्या बताना है वृत्त का त्रिज्या। अब इसको क्या है कि आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। ये साइड अगर 40 है तो ये भी 40 हो गया, ये 25 है तो ये 25 हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल से जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी क्या होगा आपस में बराबर होगा। अब हमको एक फार्मूला पता है कि R बराबर क्या होता है del/S, इससे भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है उसको अगर हम समझे तो ये 25 है तो ये भी कितना होगा 25 होगा, यानी ये कितना होगा 15 होगा। यहाँ से ये भी हम लिख सकते हैं कि 15 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए क्या PM इंटू में क्या PC के। PM हमको पता है 10 है, यानी PC का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 22.5। ठीक है, यानी यहाँ से क्या हुआ 225 आया ना, और PM हमको 10 पता है तो ये कितना होगा 22.5। 22.5 P से लेके C तक का है, यहाँ तक का 10 है, यानी इसका अगर हम बात करें तो ये क्या होगा टोटल, इसका अगर हम बात करें तो ये कितना होगा 12.5, जो क्या होगा डायमीटर होगा। हमको रेडियस चाहिए तो क्या होगा 6.25। जियोमेट्री के एक क्वेश्चन को आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, दो वस्तुएं 3:5 के अनुपात में खरीदी जाती हैं। पहली पर 20% लाभ
और दूसरे पर 10% लाभ पर बेची जाती है। कुल लाभ क्या है हमारा 330 रुपये है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमको बताना है। कुछ नहीं, वेटेड एवरेज अगर आप लगा दें तो क्या होगा 60% प्लस में 50% अपॉन में क्या आएगा 8 आ जाएगा, यानी 110% बाई 8 का वैल्यू हमको दिया है कितना 330। इससे जब आप काटेंगे तो क्या आएगा 3, यानी यहाँ से हमको क्या मिल गया कि 2400। ठीक है, ये 8 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो 24, और परसेंटेज का जो 100 है ये भी जाके मल्टीप्लाई होगा। इस 2400 को हम क्या करेंगे 3:5 में जब बांटेंगे तो ये कितना होगा 900, एंड दूसरा कितना होगा 1500। हमसे क्या पूछा है पहले वाले का, तो कितना आंसर होगा 900। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, पहले वाले पे 20% है एंड दूसरे वाले पे क्या है 10% है। पहला वाला कितना है 3 है एंड दूसरा कितना है 5। इनके बीच का गैप कितने का है 10 का, और यहाँ कितना है 8 भागों में बांटना है। 10 को जब आप 8 से भाग करते हैं तो कितना मिलता है 1.25, यानी 3 का वैल्यू का अगर हम बात करें तो कितना होगा 3.75। 10 में से आपको ऐड करना होगा या फिर 20 में से घटाना होगा। यहाँ क्या होगा 6.25। अब आप 10 में जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ क्या मिल रहा होगा 13.75%, और इसी का वैल्यू क्या है 330 है। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन का अगर हम बात, तो क्या बोला गया है कि एक बड़े बेलनाकार पाइप के टैंक जो ऊपर से खुला है और उसको आंतरिक घुमावदार सतह और आंतरिक आधार पर वाटरप्रूफ कपड़े से लाइनिंग करने की आवश्यकता है। टैंक की त्रिज्या क्या है 2.5 मीटर और ऊंचाई क्या है 4 मीटर। यदि वाटरप्रूफ कपड़ा 40 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार शीट में आता है और बर्बादी और फिटिंग के लिए 12% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता है, तो लगभग कितने कपड़े के टुकड़े खरीदे जाने चाहिए। अब अगर थोड़ा सा हम इसको विजुअलाइज करने का ट्राई करें तो कुछ ऐसा होगा सिलेंड्रिकल से। ठीक है, वाटर प्रूफिंग करते टाइम हमको क्या करना है, इस बेस को भी वाटर प्रूफ करना है और इस साइड वाले पार्ट को भी करना है। ठीक है, रेडियस का बात करें तो कितना है 2.5 एंड हाइट का बात करें तो कितना है 4। अब अगर हम सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया का बात करें तो क्या होगा 2πr/h, यानी 2 इंटू में क्या होगा पाई, r क्या होगा हमारा 2.5, h क्या होगा 4, प्लस हमको क्या करना होगा बेस का एरिया यानी πr², तो क्या होगा 2.5 इंटू 2.5, यही होगा ना। अब इस एरिया को ढकने के लिए जितना कपड़ा हमको चाहिए उसमें क्या है 12% वेस्टेज भी कंसीडर करना है, यानी इसका क्या होगा 112% हमको क्या करना होगा कवर करना होगा। ठीक है, और जो बराबर होगा कितने के 40 का, अगर हम बात करें 40 साइड है तो सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0.4 इंटू में 0.4, क्योंकि कपड़ा का जो सीट होगा कुछ ऐसा होगा स्क्वायर शेप में, यानी ये ढकेगा कितना इस वाले पूरे पार्ट को, तो इसलिए हम एरिया को कंसीडर करेंगे। प्लस इंटू में क्या होगा एन करना होगा हमको। अब कुछ नहीं, हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे, आंसर हमको मिल जाएगा। यहाँ से 4/10 हो जाएगा और ये क्या होगा 4/10। इस परसेंट को अगर हम हटा दें तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, 16 से 7 बार में चला गया। यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या होगा 2.5 गुना 4 10 गुना 2 क्या हो गया 20, यानी 20 पाई, और यहाँ से क्या हो गया 6.25 पाई, यानी टोटल अगर हम बात करें तो क्या हमको चाहिए 26.25 पाई में 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एन का मान हमको मिल जाएगा, यानी 26.25 इंटू में हम 22 कर ले, क्योंकि पाई का मतलब क्या है 22/7, 22/7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमको सीधा 22 से मल्टीप्लाई करना है। 22 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 26 गुना 20 क्या होगा 520, प्लस में 52, यानी 572 तो होना ही चाहिए, प्लस 0.25 में हमको 22 से मल्टीप्लाई करना है। 25 में 22 से आप करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 500 + 50, यानी 5.5 और आना चाहिए। टोटल क्या हो गया हमारे पास 5
77.5 अप्रॉक्स में हम देखें तो 578 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, 63 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, 2:5 है। यदि 7 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 9 लीटर दूध के साथ बदल दिया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा हमको बतानी है। अब जब 7 लीटर आप निकालेंगे, 63 है, इसमें से हम जब 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 56। अब जो भी आप क्वांटिटी निकालते हैं ना वो इसी रेशियो में निकलेगा, 2:5 में ही। यानी 56 का अगर अभी हम बात करें तो ये क्या होगा, 2:5 के रेशियो में। 56 7 का वैल्यू है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 8। यानी अगर दूध का हम बात करें तो कितना है, 16, एंड पानी का हम बात करें तो कितना होगा, 40। अब क्या हो रहा है कि 9 लीटर हम दूध मिला रहे हैं, यानी 9 लीटर मिला दें तो यहाँ क्या आएगा, 25, और यहाँ क्या आएगा, 40। हमसे क्या पूछा है, दूध, तो दूध क्या होगा, 25। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि ये 56 क्या है, 2:5 के रेशियो में है, ये क्या है, मिल्क है, और ये क्या है, हमारा वाटर है। अब 7 यूनिट का मान 56 है तो 1 यूनिट कब इंक्रीज होगा, जब 8 वैल्यू बढ़े। यहाँ कितना बढ़ रहा है, 9। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि 2 में 9/8 बढ़ रहा है, ठीक है। इस 2 में क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, यानी 8 दूनी 16, 9, यहाँ से भी 25:40 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि विच ऑप्शन विथ गिवन साइड फॉर्म्स अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए क्या है कि दो साइड का योग तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो यहाँ अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो इससे क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ अगर हम दोनों साइड को ले लें छोटे वाले को तो 17 हो रहा है, जबकि ये वैल्यू कितना है, 22 है, तो नहीं होगा। यहाँ अगर हम दो छोटे को ले लें तो इसके बराबर होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ अगर ले तो 18 16 कितना होगा, 34, तो 34 से ये छोटा है। प्लस इनके गैप का बात करें तो 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आई होप आपको सेशन में बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। अगर मेरे एफर्ट से आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि हाँ हेल्प हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।